अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लाइब्रेरी। आज की वीडियो में मैं आप सबको समझाने वाली हूँ द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स। एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि डिवाइड करता है इनटू टू न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में बिल्कुल सेम नज़र आते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होती है। इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है? एक डीएनए मॉलिक्यूल है, रेप्लिकेशन के टाइम पर ये डिवाइड हो जाता है। इस तरह दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाती हैं। इन सेपरेटेड स्ट्रैंड से दो न्यू स्ट्रैंड्स आकर जुड़ जाती हैं and this leads to the formation of two new DNA molecules. The semi-conservative nature of DNA replication says that after the process of replication, each DNA molecule consists of one parental strand and one newly synthesized strand. Semi-conservative nature of DNA replication के according जो दो new DNA molecules form होते हैं, दोनों DNA molecules के पास एक DNA strand अपने parent की तरह होता है और एक new DNA strand होता है। अब क्योंकि ये जो नई जनरेशन फॉर्म हुई है, इनके पास आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड अपने पेरेंट की तरह है। दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट का डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में पूरी तरह से कंजर्व नहीं हुआ, या तो सिर्फ हाफ कंजर्व हुआ है या सिर्फ एक स्ट्रैंड जो पेरेंट की तरह बन पाया है, दूसरा नया स्ट्रैंड बना है। अब हम यही जानने वाले हैं कि कैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, कैसे आपस में नए स्ट्रैंड जुड़ते हैं। यही प्रोसेस जो है इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से इंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। देयर आर 4 मेजर इंजाइम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहला होता है हेलिकेज इंजाइम्स, जिसे कि अनजिपिंग या अनवाइंडिंग इंजाइम भी कहा जाता है। दूसरा आता है डीएनए पॉलीमरेज, जिसे बिल्डर एंजाइम भी कहा जाता है। तीसरा एंजाइम है आरएनए प्राइमेज और चौथा एंजाइम है लाइगेज, जिसे कि ग्लूइंग एंजाइम भी कहा जाता है। तो ये 4 एंजाइम्स होते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए। इनका क्या रोल है मैं अब आपको बताती हूँ। क्या होता है, ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है। आपको पता होगा डीएनए स्ट्रैंड की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। अगर एक स्ट्रैंड 3' to 5' है तो इसके सामने वाला 5' to 3' स्ट्रैंड होगा। और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स के पास न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और यही न्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस तरह से एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि रेप्लिकेशन के लिए जो ओरिजिन है उसको रिकॉग्नाइज करना। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में एक रीजन होता है जहाँ पर ए डबल बॉन्ड टी यानी कि एडेनिन थायमिन के साथ अटैच होता है। ये वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। आपको पता है एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस तरह का सीक्वेंस जहाँ पर प्रेजेंट होगा, मतलब ए टी से जुड़ा हुआ, टी ए से जुड़ा हुआ, ये सीक्वेंस बार बार आता जाएगा। तो इस रीजन को दिस इज़ नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के फर्स्ट स्टेप में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और ये सेपरेशन वहीं पर ही पॉसिबल होगी जहाँ पर कम बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि एडेनिन और थायमिन में सिर्फ 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि जीसी का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डीएनए स्ट्रैंड्स की सेपरेशन के लिए ऐसा रीजन ढूंढा जाता है जहाँ पर एडेनिन थायमिन का सीक्वेंस प्रेजेंट हो। इस रीजन को कहते हैं फर्स्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हेलिकेज एंजाइम्स, ये हेलिकेज क्या करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तलाश में जाता है। हेलिकेज ने ढूंढा पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में एटी वाला सीक्वेंस कहाँ पर है। उसे नज़र आ गया कि ये वाला सीक्वेंस एटी वाला है। यहाँ तो फिर हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर आता है और इन ए और टी के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे तोड़ने लग जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से क्या हुआ कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और इस तरह एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बन गया। नाउ दिस रीजन नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। याद रखिएगा कि हेलिकेज एंजाइम्स एक बार ही पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को अनवाइंड नहीं कर सकता।
क्योंकि इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। तो हेलिकेज एंजाइम्स आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करता है। पहले उसने यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से तोड़ेगा, फिर यहाँ से तोड़ेगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डीएनए का पूरा स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा। देखो अब इतना पार्ट खुल गया है, अब इतना अभी भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम्स अभी भी काम करेगा। तो इतना जो खुला हुआ पार्ट है, ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। पहला स्टेप यहाँ पर पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था कि डीएनए मॉलिक्यूल को अनवाइंड किया है। हमने पढ़ा था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होते हैं। अब जो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं और सेपरेट स्ट्रैंड के साथ न्यू डीएनए स्ट्रैंड आकर जुड़ना स्टार्ट करता है। इस न्यू डीएनए स्ट्रैंड को कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाता है। दैट्स वाई डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स नोन एज बिल्डर एंजाइम। इस स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया जिसमें रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड जो है वो खुलना स्टार्ट करता है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि अब नया डीएनए स्ट्रैंड, जो पुराने स्ट्रैंड्स हैं उनके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज होगा। डीएनए पॉलीमरेज को नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने हैं। इन पुराने 2 स्ट्रैंड से आकर 2 नए स्ट्रैंड जुड़ेंगे ताकि 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो सकें जो कि डबल स्ट्रैंडेड हो। अब क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की 2 कंडीशंस होती हैं, ये याद रखना। 2 कंडीशंस, इसकी बेस पे सारा आगे प्रोसेस होगा। ये समझ आ गई 2 कंडीशंस की, तो समझ लें आपको पूरी रेप्लिकेशन की समझ आ गई है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर काम करता है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो जो नया स्ट्रैंड बनाता है उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। यानी अगर ये पुराने डीएनए का स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तो फिर उसके साथ जाकर ही डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड बनाएगा। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज ने खुद अपनी न्यू स्ट्रैंड बनानी है, उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। क्योंकि एंटी पोलैरिटी मैंने पहले बताया कि डीएनए के ऊपर जो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड होती हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं। मींस के एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में इस तरह जाएगी तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम में जाएगी। अब अगर डीएनए पॉलीमरेज की सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसने तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अपनी स्ट्रैंड बनानी है, तो वो क्या करेगा? वो उसी स्ट्रैंड के साथ जाकर बाइंडिंग करेगा, उसी स्ट्रैंड पे आगे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड करेगा जो कि पहले से 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। मतलब जब पुराना स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम का होगा तभी जाकर तो नया स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम का बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज ने अपनी दोनों कंडीशंस तो बता दी। फर्स्ट कंडीशन के सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए और दूसरी कंडीशन के स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होनी चाहिए, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो स्ट्रैंड बनाएगा उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। डीएनए पॉलीमरेज ने अपनी दोनों कंडीशंस तो बता दी। अब न्यू स्ट्रैंड्स को स्टार्ट कैसे करना है उसके लिए तीसरे एंजाइम आरएनए प्राइमेज की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या करता है? आरएनए प्राइमेज यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली जो डायरेक्शन है यहाँ पर आकर एक छोटा सा आरएनए का सेगमेंट अटैच कर देता है, यानी डीएनए स्ट्रैंड से जोड़ देता है। ये आरएनए का जो सेगमेंट होता है दिस इज नोन एज प्राइमर। आरएनए प्राइमेज ने क्या किया? इस छोटे से प्राइमर को अटैच कर दिया हमारी डीएनए स्ट्रैंड के साथ। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज देखता है, अच्छा ये प्राइमर है, ये प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज के लिए एक सिग्नल का काम करता है। तो फिर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से नया स्ट्रैंड बनाना शुरू करता है और नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देता है। अब देखें ये वाला स्ट्रैंड बगैर किसी रुकावट के बन गया। अब ऐसा स्ट्रैंड जो बगैर किसी रुकावट के बन गया तो ऐसे स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडर से याद रखें, मतलब कि ये बगैर किसी रुकावट के आगे की तरफ मूव करता जाएगा। अब दूसरे वाले स्ट्रैंड की तरफ आते हैं। दूसरे वाले स्ट्रैंड पर भी अभी एक और नया डीएनए का स्ट्रैंड अटैच होगा, क्योंकि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से 2 न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेंगे, तो इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की पहली रिक्वायरमेंट थी कि मैं सिंगल स्ट्रैंडेड के ऊपर ही काम करूँगा, तो ये सिंगल स्ट्रैंड ही है, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट थी जो पुराना डीएनए स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होनी चाहिए, तभी मैं उस पर एक्ट करूँगा, ताकि जो स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज बनाए उसकी स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाए। तो इस वाले स्ट्रैंड में 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो इस डायरेक्शन से बनाना स्टार्ट कर देता है। अब आरएनए प्राइमेज प्राइमर अटैच करता है कि डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड बना दे। अब वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड बना देता है। अब इतना स्ट्रैंड बन गया कि हेलिकेज एंजाइम्स ने बाकी का डीएनए स्ट्रैंड भी ओपन करना शुरू कर दिया।
ऊपर वाली स्ट्रैंड तो इजीली बनती जा रही है, जैसे जैसे स्ट्रैंड खुलता जा रहा है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते जा रहे हैं और वो बगैर किसी रुकावट के ऊपर वाली स्ट्रैंड बनती जा रही है। लेकिन नीचे वाली स्ट्रैंड आगे की तरफ बना रहा है, जबकि उसकी बैक साइड पे डीएनए की डबल स्ट्रैंड हेलिकेज की मदद से ओपन होती जा रही है। तो आरएनए प्राइमेज एक और प्राइमर अटैच कर देता है इससे पीछे, ताकि डीएनए पॉलीमरेज वहां आकर फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम की स्ट्रैंड बना दे। पहली बार में जो फ्रैगमेंट बना ये किस डायरेक्शन में बना, 5 to 3 प्राइम, ये एक सेगमेंट बन गया। तो दूसरा फ्रैगमेंट किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3 प्राइम। जैसे जैसे हेलिकेज एंजाइम्स अनवाइंडिंग करता जाएगा, प्राइमेज प्राइमर ऐड करता जाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज एक और फ्रैगमेंट बनाता जाएगा, वो भी 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब इस स्ट्रैंड में हमारे पास सारे डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए हैं। ऊपर वाली स्ट्रैंड में तो सारे बगैर किसी रुकावट के बिल्कुल लंबी सी चेन बन गई। इस स्ट्रैंड में क्या हुआ कि डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए हैं। इन फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। एक नया डीएनए स्ट्रैंड तो बन रहा है, लेकिन फ्रैगमेंट्स में बन रहा है। इस टूट कर बन रहे डीएनए स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ऊपर वाली स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड और नीचे वाली स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब देखें, हमारे पास 2 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बन चुके हैं, लेकिन इन डीएनए मॉलिक्यूल के पास आरएनए के सेगमेंट प्रेजेंट है, यानी कि प्राइमर प्रेजेंट है। डीएनए पॉलीमरेज इस आरएनए को ब्रेक करना शुरू करता है, रिमूव करना शुरू करता है और इसकी जगह डीएनए के फ्रैगमेंट्स फिल करना शुरू करता है। तो आरएनए के प्राइमर को डीएनए न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब क्या हुआ, हमारे पास छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स आ गए हैं। इन फ्रैगमेंट्स में गैप्स प्रेजेंट हैं। इन गैप्स को कौन फिल करता है, डीएनए लाइगेज फिल करता है। इसलिए मैंने कहा था कि डीएनए लाइगेज को ग्लोइंग एंजाइम कहा जाता है। ये 4th एंजाइम है जिसको हम ग्लोइंग एंजाइम्स हमने जिसको नाम दिया था डीएनए लाइगेज को। ये यहाँ पे ये वाले गैप्स जो है उसको फिल करता है। जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड था उसमें ओकाज़की फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को फाइनली कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज जोड़ता है। वो कैसे जोड़ता है, उनके दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और इस तरह सारे फ्रैगमेंट जुड़ के अब एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड बन गया। दिस इज हाउ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है। प्रोकैरियोट के पास सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के पास मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।